नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया स्ट्रिक्स राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा बौद्धिक प्रकाशन की ओर से आने वाली परीक्षा वाणी सीरीज की प्राचीन भारत का इतिहास नामक इस किताब का, जो कि हाल फिलहाल में मार्केट में आई है। इससे पहले इतिहास विषय की हम बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास की इनकी किताब आती रही है। काफ़ी विद्यार्थी उसको कम से कम पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए तो जरूर पढ़ते रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार की किताब है, क्या ये उस स्तर की किताब है जो कि आधुनिक भारत के इतिहास की इनकी पहले से आती रही है, क्या ये इस सेगमेंट में जो और किताबें हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए सामान्य तौर पर चलती हैं, जैसे पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन भारत, सौरभ चौबे की प्राचीन भारत, या फिर केसी श्रीवास्तव की प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, क्या इन किताबों से इनकी तुलना करें तो क्या इनसे ये बेहतर है या किस प्रकार से ये इनसे अलग है, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो ये बुक है, इसका प्राइस हम देखें तो 375 रुपये MRP यहाँ पे लिखा गया है, और डिलीवरी चार्जेस के साथ आप ऑनलाइन कहीं देखेंगे तो आपको कहीं 360 की दिख जाएगी, कहीं 370, कहीं 355, इस प्रकार से ये दिखती है। ऑफलाइन मार्केट से आप लेंगे तो आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी, वो भी डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया से खरीद रहे हैं। पेज संख्या की बात करें तो लगभग 500 पेज हैं इसके अंदर, 496, 4 ही पेज कम है। और प्रत्येक चैप्टर के बाद में कुछ कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। वो प्रश्न उतने नहीं हैं कि आपके किसी प्रश्न बैंक की जो कमी है उसको पूरा कर सकें, सिर्फ एक आप मान सकते हैं सामान्य खाना पूर्ति की तरह ही कुछ प्रश्न प्रत्येक चैप्टर के अंत में दिए गए हैं। अब इसके अंदर मैं आपको लेखकों संपादकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। विषय सूची आपको दिखाऊं तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पहला चैप्टर सामान्यतः यही होता है। फिर देखिए पाषाण काल, सिंधु घाटी, वैदिक कालीन, ये तो चलो सब में होते ही हैं, सूत्रकाल, महाकाव्य काल, और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का राजनीतिक और सांस्कृतिक दिशा, जिसमें आपके जैन और बौद्ध और उसके अलावा भी जो अन्य संप्रदाय हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा विवरण मिल जाता है। मुख्य तो ये दो ही हैं। उसके बाद में विदेशी आक्रमण में यहाँ पे हखामनी और यूनानी आक्रमण का यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसके बाद में मौर्य राजवंश, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, ये सारा मौर्य राजवंश का पूरा विवरण आ गया है, सो मेन टॉपिक हो जाता है। उसके बाद में शुंग वंश आ जाएगा, शक, ये जो विदेशी हैं बाद में, शक, कुषाण, हूण, ये इस प्रकार के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। और मौर्योत्तरकालीन संस्कृति, कला, साहित्य, धार्मिक स्थिति दी गई है। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य का पूरा विवरण इसके अंदर दिया गया है। फिर गुप्तोत्तर काल, और उसमें गुप्तोत्तर काल में सारे हैं मौखरी, मैत्रक और ये वर्धन वंश, इस प्रकार के। फिर उत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंश, तो इसमें तो आपको काफ़ी सारे राजवंश, हालांकि इनका बहुत ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर जितना पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है उतना विवरण इसके अंदर दिया गया है। फिर दक्षिण भारत में ये आपके चेर, चोल, पांड्य, इस प्रकार की, और फिर वो एक 3 शक्तियों के संघर्ष में आते हैं, राष्ट्रकूट वगैरह, ये सब इसके अंदर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर दिया गया है बृहत्तर भारत, जिसमें आप भारत के अलावा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार वाले क्षेत्रों के बारे में पढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पर पहला चैप्टर दिया गया है, और जैसे ही आप इसका पहला पेज खोलते हैं, यदि आपने इनकी आधुनिक भारत की किताब देखी है, आधुनिक भारत के इतिहास की, तो कुछ उसी प्रकार से किताब शुरू होती है, और उसी प्रकार से सेम वही तरीका है प्रकाशन की, जो एक प्रकार की यूएसपी है कि ये फैक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करते हैं, बहुत अच्छी सारणी बनाते हैं और बहुत अच्छे वन लाइनर मेंशन करते जाते हैं। ये तो कुछ उसी प्रकार का सेम आप मान सकते हैं कि जैसे इनके आधुनिक भारत के इतिहास की किताब में ये विवरण दिया रहता है, वैसा ही कुछ विवरण ये यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये शुरू में इनका स्रोतों का विवरण है, उसके बाद में यहाँ पर आपको पाषाण काल से संबंधित विवरण मिल जाता है। कैसा है ये अन्य किताबों के मुकाबले, किस प्रकार का है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आप इसके कुछ टॉपिक्स देख लीजिए। फिर देखिए ये पाषाण काल का विवरण है। हालांकि इनके सब टॉपिक्स नहीं दिखाए जा सकते, क्योंकि हर पेज किसी किताब का तो फिर दिखाया ही नहीं जा सकता। मैं आपको हड़प्पा सभ्यता और फिर गुप्त वगैरह, इस प्रकार की कुछ चीज़ें आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। फिर क्लियर हो जाते हैं मेन टॉपिक देखने से। जैसे ये हड़प्पा सभ्यता है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, इन्हें भी जानिए परीक्षा दृष्टि, क्या आप जानते हैं, जैसे कि आपने इनकी अन्य किताबों में देखा है, कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। और बहुत ही बढ़िया, मतलब फैक्ट पढ़ने के लिए परीक्षा वाणी जिस हिसाब से पुस्तकों को टाइप करवाती है वो बहुत ही शानदार है। बौद्धिक प्रकाशन इस मामले में, ये जो अच्छे तरीके से मैनेज करने के मामले में है। बाकी सभी जो भी किताबें आती हैं, खास तौर से इतिहास की मैं बात करूं तो बाकी सभी प्रकाशकों से आगे हैं ये किताबों की टाइपिंग में। बहुत बढ़िया तरीके से ये इन चीज़ों को मैनेज करते हैं।
तो उस मामले में तो ये बाकियों से कहीं आगे है, और इसी के कारण इनकी जो आधुनिक भारत की किताब है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है। थोड़ी बहुत गलतियों के बावजूद भी लोगों ने आज तक उसको सबसे अच्छी किताब मानते हैं और उनको पढ़ते रहते हैं। तो ये कुछ उसी प्रकार से इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं सारणी वगैरह से कितना कुछ आसान हो जाता है इसके मुख्य फैक्ट्स को याद करना। तो पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए मैं कहूँगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, वो पीजीटी से कोई बहुत ज़्यादा इतना एडवांस नहीं होता कि आपको इन किताबों से काम नहीं चले, और उस लेवल के किताब एग्ज़ाम के लिए ये एक अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ और टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ किस प्रकार से हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अन्य किताबों से तुलना। अब देखिए, किताबें ऐसा नहीं है कि कुछ किताबें कोई बाय दे ही ऐसी किताब होती है। अब बात करें कि दूसरी किताबों के मुकाबले में, अब किताब ऐसी है कि किसी दूसरी किताब से तुलना करके और इसको ये कह देना कि ये अच्छी नहीं है वो अच्छी है, इस प्रकार का ठीक नहीं रहता। लेकिन ये किताब इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखी है, और सामान्य तौर पर आप जैसे कि बौद्धिक प्रकाशन की, परीक्षा वाणी की किताबों से परिचित रहे हैं, कुछ वैसा ही काम इन्होंने प्राचीन काल में करके दिया है। बात करें गलतियों की, तो प्रथम दृष्टया आपको सामान्य तौर पर ऐसी कोई मेजर गलतियां नहीं दिखाई देती कि जिसके कारण आप ये कह सकें कि किताब में गलतियां ज़्यादा हैं। और बाकी फैक्चुअल किताबों में, आप किसी भी लेखक की, प्रकाशक की किताब हो, सामान्य तौर पर कुछ गलतियां निकल जाएंगी, इसमें भी निकल जाएंगी। और चूंकि इनका पहला ये एडिशन है, तो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि बिना गलतियों की किताब छप गई हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी गलतियां इसके अंदर हैं कि इसको दूसरी किताबों के मुकाबले कमतर समझा जाए, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ये कुछ विवरण मैंने किताब का हो गया, और आपको जैसे मैं बता रहा था गुप्त काल आपको दिखा दूंगा, तो ये आप देख लीजिए। देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसमें बता रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी किताबों से इसकी तुलना में। अब सबसे नज़दीकी इसकी जो किताब है, तुलनात्मक रूप से मैं देखूं तो वो सौरभ चौबे वाली किताब है। अब इसका पीछे बात थी कि कुछ हो सकता है नवीन संस्करण आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा बहुत एडिट करके, तो मुझे नहीं पता। मेरे पास तो इनका यही दिया गया है। अब इसमें किताब पेज की बात करें तो 717 पेज हैं इस किताब में। अब 717 पेज की ये किताब है, तो इस किताब में ऐसा नहीं है कि परीक्षा वाणी से बहुत ज़्यादा मैटर है, क्योंकि जिस हिसाब से परीक्षा वाणी में फैक्ट लिखे हैं, और ये जो 2 पार्ट करते हैं हम, एक ही पेज के अंदर 2 पोर्शन बनाते हैं, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो शब्द हैं उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे ये इस प्रकार की खाली जगह है वो नहीं बचती जब आप 2 पार्ट एक पेज के करके टाइप करते हैं। इसके अलावा इनकी लाइन के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है, जबकि उसमें स्पेस काफ़ी कम है, और इसके कारण एक पेज के अंदर सौरभ चौबे की तुलना में परीक्षा वाणी वाली किताब में ज़्यादा मैटर आ सकता है। तो मुझे तो लगभग यही लग रहा है कि इनमें मैटर लगभग समान सा है। अब कुछ टॉपिक में आपको लग सकता है कि 2, 5, 10, 15 लाइन कहीं पर सौरभ चौबे में ज़्यादा हो सकती हैं, कहीं पर परीक्षा वाणी में ज़्यादा हो सकती हैं। अब लेखक और प्रकाशक तो यही चाहते हैं कि मैं इतना ही बताऊं कि ये किताब अच्छी है और इस प्रकार से ये है, और आप इन किताबों को ले सकते हैं सभी किताबों से संबंधित, क्योंकि जो किताब लिखता है वो यही चाहता है। लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हमें पता चल जाए जिससे खरीदने में सहायता मिले। देखिए, परीक्षा वाणी टाइप के आपको फैक्ट, और ये जैसे आधुनिक भारत की आपकी इनको पढ़ी है, तो उस प्रकार की किताब आप पढ़ने में आपको सही लगती है, तो आप निश्चित रूप से परीक्षा वाणी वाली किताब के साथ जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनके प्राचीन भारत के कुछ एडिशन पहले से आ चुके हैं, उसके बाद में जिस हिसाब से एग्जाम हुए हैं या छोटी मोटी गलतियां इनको मिली हैं, तो उनको सुधारने के हिसाब से कोई मेजर पॉइंट छूट ना जाए, तो वो एक पारखी नज़र इन्होंने 3-4 बार इस किताब के ऊपर लगाई होगी। इतने एडिशन इसके आ चुके हैं, 2017 में पहला एडिशन आया था, तो उस कारण मैं एक थोड़ा सा अपर हैंड सौरभ चौबे की किताब को देना चाहूँगा, क्योंकि कई वर्षों से इसके संस्करण आ रहे हैं, और उसके कारण इन्होंने बहुत कोशिश की है कि किसी भी टॉपिक में कोई मुख्य बिंदु है जो कि परीक्षा में आने की संभावना हो या पिछले वर्षों के दौरान आया हो, वो छूट ना जाए, और धीरे धीरे उन्होंने एडिट करके, इसका पहला संस्करण उतना ज़्यादा बेहतर नहीं था, थोड़ी सी ज़्यादा गलतियां थी, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी बेहतर होता गया है। और ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये किताब कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये कोई बहुत ज़्यादा खराब है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन चूंकि इसके काफ़ी संस्करण आ चुके हैं पहले से, तो धीरे धीरे करके ये थोड़ी ज़्यादा पेज में ज़रूर है, लेकिन मैटर उतना ही है। और कोई मतलब 1% आप माने तो कुछ फैक्ट में हो सकता है कि आपको ये लगे। हालांकि इसमें भी आप ढूंढ के दिखा सकते हैं कि ये टॉपिक देखो सर, सौरभ चौबे से कितने ज़्यादा बढ़िया फैक्ट दे चुके हैं, इसमें भी आप ढूंढ के दिखा सकते हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसके कुछ एडिशन और बार बार इसमें बदलाव किए जा चुके हैं, इसके कारण आप मान ये सकते हैं कि 1-2% इस किताब में आपको थोड़ा सा बढ़िया मैटर मिल जाएगा।
उतना 1-2% आप ये मान सकते हैं कि ये किताब कि जो इसको जो प्रिंटिंग का तरीका है, इसमें जो सब फैक्ट मेंशन करने का तरीका है, वो सौरभ चौबे की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। मैं भी ये ढूंढ रहा था कि किताबों में मेरे को पूरा एक दिन ये लगा पढ़ने के बाद में कि इन किताबों का लगभग आधे टॉपिक तो मैं इस प्रकार से मिलाने की कोशिश करूँ कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अंतिम समय तक भी उसका कोई बहुत ज़्यादा मैं फ़र्क निकाल नहीं पाया इन किताबों के बाद में। उसके बाद में बात करते हैं पप्पू सिंह प्रजापत की किताब से। तो फैक्ट के मामले में पप्पू सिंह प्रजापत की किताब सबसे अच्छी मानी जाती रही है, लेकिन इसमें आपको मैटर इन दोनों ही किताबों से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। पेज संख्या की बात करें तो 915-17 के करीब पेज हो जाते हैं परिशिष्ट को मिला करके, और इसकी पेज साइज भी थोड़ी सी इससे बड़ी है, तो इसमें आपको मैटर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, फैक्ट की संख्या आपको और ज़्यादा मिलती है। तो यदि आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, जेआरएफ की तरफ आपकी नज़र है, तो आप यदि ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें तो आप ये प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण की किताब ले सकते हैं। इसके अलावा इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा और पढ़ी जाने वाली किताब है केशव श्रीवास्तव की किताब। ये किताब बिल्कुल भी छोटी नहीं की जा सकती। पेज संख्या में मैं बात करूं तो इन चारों किताबों में सबसे ज़्यादा है, 950 से भी अधिक पेज इस किताब के अंदर है। लेकिन इसमें आपको एक तो देखो, कुछ विद्यार्थियों को तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये थोड़ी सी आपको कहानी की रूप में मिलती है, फैक्ट को अलग से ऐसा नहीं दर्शाया गया है कि ये कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए लिखी गई बुक आपको लगे। तो बहुत से लोग इस किताब को पढ़ते हैं, पीजीटी के लिए भी, नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। और जो भी लेखक आजकल किताबें लिख रहे हैं वो निश्चित रूप से उनकी मूल किताब है वो ये वाली किताब होती है जब वो किताब लिखते हैं तो। और इस किताब से प्रश्न भी बनाए जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इस किताब में आपको कोई सिर्फ कहानी दी गई है, फैक्ट की कोई कमी है। लंबे समय से विद्यार्थियों की ये पहली पसंद रही है और ये अच्छी किताब है। लेकिन मैं ये कहूँ कि इस किताब का मैटर है वो इन किताबों में नहीं शामिल है। लगभग सारी चीज़ें आजकल के जो किताबें आ रही हैं, फैक्चुअल किताबें, इन किताबों में ये इसका मैटर शामिल है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी अभी भी ये किताब को पढ़ना पसंद करते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इन चारों ही किताबों, अब देखिए ये इसके पेज पप्पू सिंह प्रजापत की तुलना में थोड़े छोटे हैं, लेकिन आप फैक्ट देखेंगे तो पप्पू सिंह प्रजापत की किताब में आपको फैक्ट थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। अब कई विद्यार्थियों को ऑल इन वन सिर्फ एक किताब चाहिए कि उससे कुछ भी बाहर जाने की संभावना कम से कम हो, तो उसके लिए आप पप्पू सिंह प्रजापत वाली किताब ले सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने इनमें अंतर बताया है, अब ये चारों ही किताबें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए, नेट के लिए, एग्जाम के लिए भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और इनमें से कोई भी किताब ऐसी नहीं है कि जिसको पढ़कर कम से कम आप पीजीटी वगैरह के या जेआरएफ में, कहूँ तो नेट का एग्जाम नहीं निकाल पाएँ। ऐसी तो इन चारों में से कोई किताब नहीं है, और चारों ही किताब में अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की खूबियाँ हैं और चारों ही किताबें अच्छी हैं। जो इनमें अंतर है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़ने के बाद में आपको ये लगे कि आपका सिलेक्शन देने में सहायता नहीं करेंगी। बिल्कुल जितनी ज़रूरत होती है उतना मैटर तो सभी किताबों में इसमें है। किस में थोड़ा ज़्यादा है, किस में थोड़ा कम है, किस में किस प्रकार से लिखा गया है, वो मैं इनका अंतर आपको बता चुका हूँ। इससे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बात नहीं रखी जा सकती, क्योंकि आप भी कमेंट में मुझे बताइए कि और इससे ज़्यादा इन किताबों में कैसे अंतर मैं निकाल सकता हूं। तो ये था मेरा रिव्यू इस किताब का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही हम इतिहास विषय की कंटिन्यू कक्षाएं शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।